बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एजुकेशन। तो जब मैं बात करता हूँ एजुकेशन की, तो व्हाट डज़ मीन ऑफ एजुकेशन। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन का मतलब है लाइफ। एंड व्हाट इज़ लाइफ? तो लाइफ की 5 बेसिक नीड्स हैं, और दैट आर स्पेस, एयर, वाटर, फूड एंड सनलाइट। अब ये जो 5 बेसिक नीड्स हैं, इनमें तो एजुकेशन नहीं आती, तो देन व्हाई आई एम सेइंग कि एजुकेशन इज़ लाइफ। तो ये इसकी बेसिक रीज़न ये है कि ये 5 बेसिक नीड्स तो जानवर की भी हैं, तो जानवर भी फिर एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दिस इज़ द एजुकेशन दैट डिफरेंशिएट अस फ्रॉम एनिमल्स। तो बगैर एजुकेशन के हमारी लाइफ जो है वो जानवरों की तरह है। तो ये एजुकेशन ही है जो हमें जानवरों से बेहतर बनाती है। तो इसकी इम्पॉर्टेंस के बारे में जब मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ, तो इसकी इम्पॉर्टेंस का आइडिया इस चीज़ से लगा लें कि ये जो पूरी यूनिवर्स है, इसका जो क्रिएटर है, जिसने ये पूरी यूनिवर्स बनाई, उसने बिलियंस ऑफ क्रिएशंस बनाई, और उसमें से सबसे यूनिक और सबसे सुप्रीम क्रिएशन जो बनाई वो इंसान है। और इंसान को इस दुनिया में किंग बनाकर भेजा, और बाकी जितनी भी क्रिएशन है उनको इंसान का सर्वेंट बनाया। लेकिन उस क्रिएटर ने साथ एक टूल भी दिया कि ये टूल है जिसको इस्तेमाल करके आप बाकी क्रिएशंस को इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और दैट टूल इज़ एजुकेशन। और इसी एजुकेशन के बारे में दुनिया का जो सुप्रीम लीडर है उसने बताया कि वन हु इज़ नॉट एजुकेटेड ही इज़ जस्ट लाइक डेड। अब जब मैं कहता हूँ सुप्रीम लीडर, तो वो मैं किसी बिलीव की बेस पे नहीं कह रहा, वो मैं अपने साइंटिफिक रिसर्च और लॉजिकल एविडेंस की बेस पे कह रहा हूँ। और इसी चीज़ को दुनिया के मल्टीपल साइंटिस्ट ने भी अप्रूव किया। माइकल हार्ट्स अपनी बुक दी हंड्रेड्स में मेंशन करते हैं कि जो टॉप 100 लीडर्स हैं ऑफ द वर्ल्ड, उनमें से जो सबसे टॉप पे रैंक है वो मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का है। और इसी तरह और भी मल्टीपल रिसर्चेस ऐसे हैं जो इस चीज़ को इंडोर्स करते हैं और अपनी बुक्स में मेंशन करते हैं कि इस मैनकाइंड में मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम से बड़ा कोई लीडर नहीं गुजरा। और उसी लीडर की, उसी सुप्रीम लीडर की एक और सेइंग मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि उसकी एक सेइंग है कि एजुकेशन इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी मेल एंड फीमेल। मीन्स एजुकेशन इज़ अ कंपल्सरी कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब जब इस इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो इस एजुकेशन सिस्टम का या इस एजुकेशन का पाकिस्तान में क्या हाल है, उसके बारे में मैं कुछ डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि इस पाकिस्तान में जो एजुकेशन की जो फाउंडेशन थी, जो बुनियाद थी, वो 1858 में 1858 में जब गोरे की यहाँ पे हुक्मरानी थी, तो उस टाइम स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड एग्ज़ाम जो उस वक्त कंडक्ट हुआ वो मैट्रिक एग्ज़ाम था, जिसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन होती थी, जिसकी कोई रिकॉर्ड कीपिंग होती थी, और ऑफिशियली गवर्नमेंट उसके बाद कोई सर्टिफिकेट इशू करती थी। मैट्रिक एग्ज़ाम से पहले जितने भी एग्ज़ाम होते थे वो जस्ट इंटरनल असेसमेंट की बेस पे प्रमोशन हो जाया करती थी। तो जब मैट्रिक के एग्ज़ाम के पासिंग क्राइटेरिया की बात हुई, तो उस गोरे ने कहा कि यहाँ के जो लोग हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और कश्मीर के लोग हैं, इन लोगों का आईक्यू हमारे, इन बच्चों का आईक्यू हमारे बच्चों के आईक्यू से 50% कम है। तो उसने हमारे बच्चों के लिए जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 32.5% रखा, जबकि उसके अपने बच्चों का 65% था उस टाइम। उसके एग्जैक्टली 2 साल बाद इन 1860 उस गोरे को रियलाइज़ हो गया कि यहाँ के बच्चों का आईक्यू कम है, लेकिन उसके साथ यहाँ के टीचर्स का आईक्यू भी 50% कम है। तो टीचर से 32.5% मार्क्स ही कैलकुलेट नहीं हो पाते थे, तो वो अक्सर बच्चों को, बाज़ बच्चों को 32% मार्क्स दे के फेल कर देते थे, लेकिन कहते थे हमने अपनी तरफ से 32.5% ही दिए थे। तो 2 साल बाद ही गोरे को इसको रिवाइज करना पड़ा, और राउंड फिगर करके तो 33% कर दिया गया। अब इस बात को 160 साल गुजर गए हैं, अभी तक भी हमारे मैट्रिक में पासिंग क्राइटेरिया 33% ही है। इससे हमने कोई 0.001% भी प्रमोशन नहीं की। अब पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग एजेंसीज की जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक हमारा नंबर जो है 160वें नंबर पे आता है, 160,
दुनिया के जितने मुल्क हैं उन सब में हमारा एजुकेशन का नंबर 160वें नंबर पे आता है। और इसी तरह यूएन की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो एजुकेशन है, इसका जो प्राइमरी एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के मुकाबले में वी आर 50 ईयर्स बिहाइंड, एंड सेकेंडरी एजुकेशन में वी आर 60 ईयर्स बिहाइंड। इसको मैं अगर आपसे एग्जांपल के साथ शेयर करना चाहूँ तो अगर मेरा बेटा इस वक्त 4 साल का है और उसको मैं स्कूल में एडमिशन दिलाता हूँ और अगर वो लगातार 60 साल पढ़ता जाए तो पाकिस्तान में 60 साल पढ़ने से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंपैरेटिव में वो जस्ट मैट्रिक पास कर पाएगा। तो अगर उसने कोई डिग्री हासिल करनी है तो उसको एक लाइफ और चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही 60 to 65 ईयर्स है। अब इसी चीज़ को अगर मैं अपने ऊपर अप्लाई करूं तो पाकिस्तान की जो एजुकेशन मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं उनकी नज़र में मैंने पाकिस्तान के जो एजुकेशन सिस्टम की जो टफेस्ट डिग्री है MBBS वो की हुई है, और उसके बाद मेडिकल फील्ड की जो टफेस्ट स्पेशलाइजेशन है एनेस्थीसिया में वो मैंने FCPS किया हुआ है, और ये मैंने कर लिया 32 ईयर्स ऑफ एज में, और अब 5 साल से आई एम सर्विंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन जब मैं अपने आप को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कंपेयर करता हूँ तो आई एम जस्ट लाइक प्राइमरी स्टूडेंट, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उससे 50 साल पीछे है। हमारे प्राइमरी का बच्चा जो है वो उनके बच्चों से 50 साल पीछे है। अब जब मैं ये देखता हूँ अपने इर्द गिर्द में नज़र दौड़ाता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं। आप कोई जॉब इंटरव्यू कॉल कर ले, 10 सीट के अगेंस्ट 100 CVs आ जाती हैं, 100 एप्लीकेशन आ जाते हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं। आप किसी से मिलने जाएं तो आप हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करें तो आगे से एक विजिटिंग कार्ड आ जाता है जिस पे 7 डिग्रीज लिखी होती हैं, और उसमें ऐसी डिग्रीज भी हैं जो कि फॉरेन एजुकेशन की हैं। तो मुझे UNO की रिपोर्ट पे डाउट गुजरा कि ये रिपोर्ट सही भी है कि नहीं है। तो मैंने इस रिपोर्ट के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया और इस वर्ल्ड एजुकेशन पे कुछ रिसर्च करना शुरू की। तो जब मैंने इस वर्ल्ड एजुकेशन को डीपली अंडरस्टैंड किया तो मुझे इस वर्ल्ड एजुकेशन के 2 बेसिक कंपोनेंट में मीनिंग सामने नज़र आ गया। एक फर्स्ट कंपोनेंट है और एक सेकंड कंपोनेंट है। जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज़ द बेसिक कंपोनेंट, दैट इज़ द मैंडेटरी कंपोनेंट, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो एडिशनल कंपोनेंट है, वो सेकेंडरी कंपोनेंट है, वो एड ऑन कंपोनेंट है। अब मैं पहले आपको सेकेंडरी कंपोनेंट के मीनिंग समझाना चाहूँगा। तो सेकेंडरी कंपोनेंट का मतलब ये है कि पढ़ना लिखना ABC 0 1 2 अलिफ बे, जितनी भी डिग्रीज हैं, जितने भी प्रोफेशन क्योंकि इंफॉर्मेशन है, जितनी भी स्किल क्योंकि इंफॉर्मेशन है, तो वो सारी गेन करना सेकेंडरी एजुकेशन सेकेंडरी कंपोनेंट है। अब जो प्राइमरी कंपोनेंट है, जो बेसिक कंपोनेंट है इस एजुकेशन का, उसका सिर्फ एक ही मतलब है, और वो क्या है? दैट इज़ करैक्टर, दैट इज़ किरदार, दैट इज़ तरबियत, और दैट इज़ अखलाकियात। तो ये जो बेसिक कंपोनेंट था, इस कंपोनेंट को जब मैंने गौर से देखा तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो फिर मुझे आइडिया हो गया कि ये UNO की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो बंदा एजुकेशन में जितनी पीक में है वो करैक्टर में उतनी ही डेप्थ में है। जो एजुकेशन सिस्टम हमारे पाकिस्तान में जितना बड़ा हीरो है वो करैक्टर में उतना ही बड़ा ज़ीरो है। तो करैक्टर नाम की चीज़ हमारे एजुकेशन सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती। इसका जो बेसिक कंपोनेंट है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। इसको अगर मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो एक बिल्डिंग की एग्जांपल मैं आपको दूंगा। तो बिल्डिंग की जो है वो 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट वो होता है जो ज़मीन के अंदर होता है, जिसको हम फाउंडेशन कहते हैं, जो कि ज़मीन में खुदाई करके बनाया जाता है। तो ज़मीन के अंदर वाला पार्ट जो जितना मजबूत होता है और जितना डीप होता है, उसके ऊपर जो ज़मीन के बाहर वाला पार्ट है उस पर बिल्डिंग उतनी ही बड़ी खड़ी की जा सकती है। लेकिन अगर आप ज़मीन के अंदर वाला पार्ट जो बेस है वही ख़त्म कर दें तो बाहर वाली बिल्डिंग जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वो कैसे एग्जिस्ट नहीं कर सकती? जैसे कि कोई बंदा ज़मीन के ऊपर ही बिल्डिंग बनाना शुरू कर देगा, तो अगर तो वो छोटी सी बिल्डिंग है तो शायद कुछ दिन चल जाएगी, लेकिन वो बिल्डिंग भी जो ही तेज़ हवा का झोंका आएगा, जो ही बारिश की तेज़ लहर आएगी, या जो ही ज़मीन जुम्बिश लेगी तो वो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन कोई छोटी मोटी बिल्डिंग तो हम बनाने वाले हैं नहीं। हमने तो 7 डिग्रीज लेनी है, तो हम बिल्डिंग तो बहुत बड़ी बनाना चाह रहे हैं लेकिन उसकी बेस नहीं बनाना चाह रहे। हम सिर्फ ज़मीन के ऊपर से ही बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं।
तो जितनी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे वो बिल्डिंग इटसेल्फ एक खुद कुछ बम्बार बन जाएगी, वो बिल्डिंग अपने ही वजन से गिर जाएगी। और जब वो गिरेगी तो सिर्फ अपने आप को नहीं गिराएगी, वो इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स को भी ले डूबेगी। तो एग्जैक्टली यही सिचुएशन हमारी एजुकेशन के साथ है कि इस एजुकेशन की जो बेस है वो तो हम हासिल नहीं करना चाहते, वो तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन इसका जो सेकेंडरी कंपोनेंट है उसके पीछे हम लगे हुए हैं। अब मैं आपको ये कहूँ कि बेस के बगैर ये जो सेकेंडरी कंपोनेंट है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इस कंपोनेंट का फ़ायदा क्या? इस कंपोनेंट के साथ हम ट्रेन जानवर तो बन सकते हैं, एजुकेटेड नहीं बन सकते। लेकिन अगर मैं इसके रेसिप्रोकल कहूँ कि इस कंपोनेंट के बगैर अगर मैं कहूँ कि एजुकेशन की सिर्फ बेस है किसी के पास, तो वो एक्सेल कर सकता है। तो वो एग्जैक्टली वैसे ही है कि जैसे मैं कहूँ कि बिल्डिंग का वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर है सिर्फ उसी से बिल्डिंग बनाई जाए, तो ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग हैं जो ज़ेर ज़मीन बनी हुई है, बहुत सारे ऐसे रेलवे ट्रैक्स हैं, ऐसी बहुत सारी टनल्स हैं। अब तो लोग समंदर के अंदर भी बिल्डिंग बना रहे हैं। रादर वो बिल्डिंग जो ज़मीन के अंदर ही सारी बनेगी वो ज़्यादा मजबूत होगी, लेकिन उसमें मेहनत ज़्यादा चाहिए, उसकी कास्ट ज़्यादा है। तो इसी तरह बिल्कुल अगर हम बेसिक कंपोनेंट को छोड़ देंगे और सिर्फ एडिशनल कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि सिर्फ बेसिक कंपोनेंट है, एडिशनल कंपोनेंट है ही नहीं, तो वो बंदा एजुकेटेड हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसकी एंडलेस एग्जांपल्स हैं, मैं आपको सिर्फ 3 एग्जांपल दूंगा। तो दोबारा सबसे पहली एग्जांपल इस दुनिया के सुप्रीम लीडर की है जो कि मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम है। उनका एक लफ्ज़ उनको पढ़ना आता था ना लिखना आता था, लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी इंसानों को एजुकेट करने में गुजरी और वो एजुकेशन की पीक पे थे। दूसरा नाम मैं एंड्रयू कार्नेगी का लूँगा कि जो कि इस वक्त के दौर का जैसे बिल गेट है, कुछ अर्सा पहले वो उस टेन्योर का बिल गेट था। वो एक मज़दूर था, अनपढ़ आदमी था, उसने मज़दूर से काम शुरू किया और अमेरिकन स्टील इंडस्ट्री का टाइकून बन गया। और एंड पे उसने अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसका मेजर बल्क एजुकेशन में इन्वेस्ट कर दिया और अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम को अपलिफ्ट कर दिया। तीसरा नाम जो मैं लूँगा वो अब्दुस्तार एदी का था, जिसके पास एजुकेशन में ये जो एडिशनल कंपोनेंट था, जो डिग्री है, ये वाला शायद नहीं था, लेकिन बेसिक कंपोनेंट इतना बड़ा था कि उन्होंने एजुकेशन की पीक को दिखाया लोगों को कि दिस इज़ द एजुकेशन। अब हमारी एजुकेशन क्या कर रही है? हमारी एजुकेशन जो है दैट इज़ प्रोड्यूसिंग द पीपल दैट आर एक्सपर्ट इन डूइंग वाइट कॉलर क्राइम्स। आप किसी भी प्रोफेशन को ले लें, उस प्रोफेशन में जितनी बड़ी सीट है उस सीट पे जो बंदा बैठा हुआ है वो एजुकेशन की जितनी बड़ी पीक पे है वो उतना बड़ा करप्ट है। लेकिन वो करप्ट नहीं है, वो वाइट कॉलर क्राइम कर रहा है, उसको हमारे पाकिस्तान का कोई कानून नहीं पकड़ सकता। और मैक्सिमम अगर उसको कोई टच करेगा तो नैब टच करेगी, और नैब उसको क्या टच करेगी? उसको प्रोटोकॉल देगी, उसको अपने नैब ऑफिस में बुलाएगी, उसको बिस्किट देगी, चाय देगी, एसी देगी, टीवी देगी, दुनिया की हर फैसिलिटी देगी, उसका डॉक्टर से चेकअप करवाएगी, इलाज करवाएगी। और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उस इलाज के लिए दुनिया के किसी कोने में जाना चाहता है तो ये नैब उसको भेजेगी। अगर नैब नहीं भेजेगी तो हमारी अदलिया भी वाइट कॉलर क्राइम की फेवर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम एजुकेटेड लोग हैं, तो अदलिया उनको बाहर भेज देगी। और लेट्स सपोज वो बंदा अगर 10 अरब की करप्शन करता है तो मैक्सिमम ये नैब क्या करेगी? उसमें से अगर कोई प्ली बार्गेनिंग कर लेता है, और प्ली बार्गेनिंग इतना एक घनौना मजाक है हम लोगों के साथ कि वो 3 अरब रकम वापस कर देगा, और नैब एक हेडलाइन इशू करेगी कि हमने 3 अरब की रिकवरी कर ली। लेकिन कभी उस हेडलाइन को साथ ये नहीं लिखा जाता कि ये जो 3 अरब की रिकवरी की है एक्चुअली में इस बंदे ने कितने अरब की करप्शन की। अब वो 10 अरब के अगेंस्ट 3 अरब देता है और क्लीन चिट लेके चला जाता है और दोबारा जाके 10 अरब की करप्शन में लग जाता है। तो व्हाट डज दिस नैब इज़ डूइंग? ये नैब क्या कर रही है? सिर्फ हम लोगों को प्रमोट कर रही है कि अगर हमने करप्शन करनी है तो कोई मेगा करप्शन करें। छोटी मोटी करप्शन में तो शायद कोई पकड़ा जाएगा, मेगा करप्शन सिर्फ वाइट कॉलर क्राइम वाले लोग ही करेंगे और एजुकेटेड लोग करेंगे, उसके अलावा तो कोई बंदा कर नहीं सकता इस कंट्री में। तो वो जितनी मेगा करप्शन करेंगे उतना ही उसको फैसिलिटेट किया जाएगा। अब ये जितना भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि हमारी एजुकेशन में करैक्टर नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है, इसकी जड़ क्या है? अब जड़ इसकी जैसे कि बाकी हर मसले की जड़ पैसा है, इसकी भी जड़ पैसा है। तो हमारे मुल्क में जो एजुकेशन है ये एक इंडस्ट्री बन चुकी हुई है और ये एक माफिया बन चुका हुआ है, एजुकेशन इंडस्ट्री माफिया। बच्चा जब माँ के पेट में होता है उसी वक्त से बीकन हाउस बुक हो जाता है, उसके बाद नर्सरी, प्रेप, मिडल, इंटरमीडिएट, हायर एजुकेशन, आइल्स, एंटी टेस्ट की तैयारी, ट्यूशन सेंटर, फॉरेन एजुकेशन,
एवरीथिंग, मरने तक ये सिस्टम जो है ये हमसे इन्वेस्टमेंट लेता रहता है और हम खुद चाहते ना चाहते हुए इस एजुकेशन बिजनेस के पार्टनर बनते जा रहे हैं। हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बिज़नेस तो आगे ही चलेगा। और ये वाहिद बिज़नेस है पाकिस्तान का जो कि एवरग्रीन बिज़नेस है, जो कि सदाबहार बिज़नेस है। कोई भी बिज़नेस पाकिस्तान में कोलैप्स हो सकता है, लेकिन ये बिज़नेस ऊपर से ऊपर ही जा रहा है क्योंकि इसके इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा हैं, इसमें हम सब इन्वेस्ट करते हैं। अब जब मैं ये कहता हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो जितनी ज़्यादा किसी की इन्वेस्टमेंट होती है उसको उतना ही ज़्यादा रिवार्ड चाहिए। रिवार्ड मतलब उसको उतना ही ज़्यादा पैसा चाहिए एट एनी कास्ट। तो वो करप्शन की किसी भी पीक पे जा सकता है क्योंकि करेक्टर नाम की चीज़ तो हमारी एजुकेशन में है नहीं। तो उसने जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है उतना ही ज़्यादा उसको बेनिफिट चाहिए। अब ये जो एजुकेशन इंडस्ट्री बन चुकी है ये एक माफिया बन चुका हुआ है। इस माफिया के साथ और बहुत सारी इंडस्ट्री भी अटैच हो गई हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ इंडस्ट्री की एग्जांपल देता हूँ कि फैशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मार्केट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। कोई फैशन ले लें, जितना भी करेक्टरलेस है उसको इन करना है, उसको फेमस करना है, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है आपकी सबसे बड़ी मार्केट है। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी मार्केट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। ड्रग माफिया की आईवी ड्रग अब्यूजर से लेके दुनिया का कोई नशा ले लें, कोकेन ले लें, हीरोइन ले लें, शैम्पेन ले लें, हशीश ले लें, जो किसी जगह से नहीं मिलेगा वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर से मिलेगा। हर वो क्राइम जो कि आप पब्लिकली नहीं कर सकते इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वो आप विद प्राइड और सिक्योरिटी के साथ कर सकते हैं। वही पुलिस ऑफिसर जो पुलिस आपको बाहर ऐसा काम करने पे स्नैच करती है, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट की चार दीवारी में वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए बैठी होती है क्योंकि हम वाइट कॉलर लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, नोबडी कैन टच अस। अब इस एजुकेशन इंडस्ट्री जो है इसने जब देखा कि इस यूथ के करैक्टर को जड़ से तो ख़त्म कर दिया लेकिन शायद कि थोड़ी बहुत रमक वापस रह गई हो, तो इन्होंने एक नया ट्रिक शुरू कर दिया। और वो नया ट्रिक क्या है कि 99% हमारे मुल्क की एजुकेशन वो दिन के टाइम होती है, लेकिन इस मुल्क में वैरायटी शो, इस मुल्क में आपके म्यूज़िकल नाइट्स, इस मुल्क में डांस शो, इस मुल्क में फेयरवेल, इस मुल्क में सो कॉल्ड अदबी महफिलें सारी लेट नाइट होती हैं। और उन अदबी महफिलों में जो फैकल्टी के कुछ मेंबर आप कह लें और वो भी ओल्ड एज मेंबर जो दुनिया की हर महफिल से उकता गए, वो 10 से 15% बैठे होते हैं और वो भी उस अदबी महफिल में एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठे होते हैं। प्रैक्टिकली उस अदबी महफिल का उनकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट सिरे से नज़र ही नहीं आता। बाकी रह गई बात स्टूडेंट्स की, तो 95% स्टूडेंट्स की उस नाइट टाइम पे जो अदबी महफिल है वो तो पार्किंग प्लाजा में चल रही होती हैं, वो तो गाड़ियों में एसी लगा के चल रही होती हैं और वो जिस तरह की अदबी महफिलें चलती हैं वो आप सबको पता है और हमारी नज़रों के सामने हो रहा है, लेकिन हम चुप हैं क्योंकि हम पार्ट एंड पार्सल हैं इस एजुकेशन बिजनेस का। और इससे एक स्टेप आगे ले जाएं तो इस एजुकेशन बिजनेस ने अब औरत को एज ए एंटरटेनमेंट टूल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और वो कैसे कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेल्फ सफिशिएंट है उस चीज़ में भी, इनको बाहर से किसी को लेके आने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने ही माओ बहनों बेटियों के साथ ये काम इन्होंने शुरू कर दिया है। अब इस सब हमारे सामने हो रहा है और हम सब देख रहे हैं और चुप करके बैठे हुए हैं। तो इसका हल क्या है? ऐसा कोई हल कि जो इस सारी की सारी जो खौफनाक पिक्चर है उसको रोशन कर दे और इस सारी की सारी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर दे। दिस विल आई डिस्कस विद यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।